फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। फिनॉल एक पोलर कंपाउंड है। फिनॉल एक पोलर कंपाउंड है और फिनॉल में OH ग्रुप जो है वो पोलर है और बेंजीन नॉन पोलर है। फिनॉल में जो OH ग्रुप है वो पोलर है और बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है। ठीक है। अब जब वाटर में डालते हैं फिनॉल को कहाँ डालते हैं? वाटर में। तो OH जो है वो अट्रैक्ट करता है लेकिन बेंजीन रिपेल करता है। इसके चक्कर में फिनॉल पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। जैसे मान लो आस्था का फ्रेंड है जोएना, बहुत ही बढ़िया दोस्ती है इनके बीच में। तो आस्था तो चाहती है कि जोएना हमारे पास आए, लेकिन जोएना अकेले जाएगी तो ठीक है, अब 10-15 फ्रेंड्स को लेके जाएगी तो आस्था गेट पे से नमस्ते कर लेगी, अगली बार मिलेंगी। इसका मतलब है कि वो आस्था किसको जानती है? तो पोलर पोलर अट्रैक्शन हो गया। लेकिन जो इसके साथ 12-15 आए थे वो नॉन पोलर थे, वो इसके साथ डिजॉल्व नहीं होंगे हैं। हाँ, तो बेंजीन है। तो समझ गए? इसलिए बेंजीन में जब OH लगाते हैं तो फिनॉल बनता है और बेंजीन में जो फिनॉल यानी जो फिनॉल है वो वाटर में पार्शियली सोलुबल है। तो एक रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। पार्शियली मतलब होता है कि कम। फिनॉल, बेंजीन तो सोलुबल ही नहीं है। तो कोई पूछेगा कि फिनॉल इज कैपेबल टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फिनॉल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ, फिर भी ये पूरी तरह डिजॉल्व नहीं होता। ऐसा क्यों? मतलब फिनॉल इज कैपेबल टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, बट फिनॉल आर नॉट कंप्लीटली dissolve in water. Why? तो आप लिखेंगे because phenol contain two parts, phenol divided into two parts, OH and benzene ring. OH is polar and benzene ring is non-polar. So what OH is hydrophilic and benzene is hydrophobic and phenyl group. Therefore phenol are partial soluble in वाटर। समझ गए? लिखवाऊंगा, अभी तो समझा रहा हूं। इसके बाद आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात। वैसे फिनॉल जो है वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में हो सकता है। जैसे फिनॉल है उसमें कोई ग्रुप जोड़ दोगे, नाइट्रोफिनॉल, मिथाइल फिनॉल, तो ये सब हो जाता है सॉलिड। ठीक है। हेलो सर, फिर लेट। तो कहते हैं ठीक है ना। इसलिए अब एक कह रहा है कि फिनॉल और मिथाइल बेंजीन, जैसे मैं दो कंपाउंड लिखता हूं बोर्ड पे, ध्यान दीजिए। यह है फिनॉल और जिसको कहते हैं मिथाइल बेंजीन। ठीक है। तो इसका मोलर मास है 92 और इसका मोलर मास है 94, लगभग सेम है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसकी कम है। अगर मैं यहां पर ये लिख दूं CH2 CH3, तब इसकी मोलर मास इससे ज्यादा हो गया, यानी 14 इसमें और ऐड कर दो तो 8 से 14 106 हो गया। फिर भी इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, क्योंकि ये नॉन पोलर है और ये पोलर है। बेटा पोलर कुछ तो है? जब एक दूसरे को, आपको पता है पोलरिटी की वजह से ना एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन होता है, जिसको डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मान लो आप किसी से दुखी हैं और आपको कोई दूसरा दुखी मिल गया, आपकी उसके साथ सिंपैथी हो गई, आपके फैमिली वाले हैप्पी हैं,
पर फिर भी अगर आपका उनके साथ ट्यूनिंग मिल जाती है तो फैमिली पे दबाव डाल के उनके साथ अट्रैक्ट हो सकते हो आप। तो उसको क्या कहेंगे? यहाँ भी ऐसे ही है, भले ही नॉन पोलर है, इसका किसी के साथ होगा तो अट्रैक्शन तो हो जाएगी ना, उतनी नहीं होगी पर अट्रैक्शन तो रहेगा। मजबूरी में मानना तो पड़ेगा बेंजीन को कि चल भाई इसी के साथ रहना है, तो वो यही होता है। तो इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और ये फिनॉल है। तो मोलर मास अगर सेम हो लगा दोनों का, या थोड़ा बहुत इसका ज़्यादा भी हो, तब भी इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि ये नॉन पोलर है और ये पोलर है। तो इसका ऐसे ही मतलब एक फिनॉल का दूसरे फिनॉल के साथ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, जबकि टॉलिन या इथाइल बेंजीन का दूसरे इथाइल बेंजीन के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो पोलर नहीं है। अरे जो भी पोलर जोड़ोगे तो फिर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे क्लोरोबेंजीन है, पर फिर भी उससे ज़्यादा होगा फिनॉल का, क्योंकि उसमें डाइपोल डाइपोल है, फिनॉल फिनॉल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। देखो 3 तरीके का चीज़ होता है, एक होता है केमिकल बॉन्ड, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक होता है वांडरवल फोर्स। वांडरवल फोर्स इनको समझ लो तीनों को। एग्जाम्पल के तौर पे ये डिस्पर्जन फोर्स, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ये डाइपोल इंड्यूस फोर्स। मतलब 3 तरीके का वांडरवल फोर्स होता है। जब 2 या 2 से अधिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होगा तो उसको कहते हैं डिस्पर्जन या लंडन फोर्स। जब 2 पोलर के बीच में अट्रैक्शन होता है तो डाइपोल डाइपोल, एक पोलर एक नॉन पोलर के बीच में अट्रैक्शन होगा तो डाइपोल इंड्यूस। डाइपोल इंड्यूस, एक पोलर एक नॉन पोलर, दोनों नॉन पोलर। लंदन, साइंटिस्ट का नाम था फ्रीज लंदन, उसका नाम था फ्रीज और सरनेम था लंदन, तो इसलिए उसी के नाम पे फोर्स का नाम रखा गया लंदन फोर्स। समझ गए? तो ये है जो अट्रैक्शन होती है। तो ये वांडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने स्ट्रांग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रांग होता है कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड। समझ में आ गया? तो लिखना शुरू करते हैं। स्टार्ट नाउ। लिखिए फिनॉल इज, पहला पॉइंट, फिनॉल इज लिक्विड और सॉलिड। फिनॉल इज लिक्विड और सॉलिड विथ रूम टेम्परेचर, लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर लिखना, एट रूम टेम्परेचर। फिनॉल इज लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर विथ फिनॉलिक स्मेल। एक यूनिक स्मेल होता है अलग, फिनाइल की तरह नहीं, अलग फिनॉलिक स्मेल। एरोमेटिक में नेफ्थलीन बॉल्स नहीं होते हैं इस तरह के। लिख लिया? दूसरा लिखो, इट इज पोलर इन नेचर। इट इज पोलर इन नेचर। इट इज पार्शियली soluble इन वाटर। because OH group of phenol, because OH group of phenol form intermolecular hydrogen bond with intermolecular hydrogen bond with water, but phenylic part of phenol does not attract with water. Because it is non-polar. Because it is
नॉन पोलर. सो फिनॉल आर पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर. समझिए बात. अब एक बार डायग्राम देखेंगे हम. ये क्या है? ओके. ये क्या है? अब यहां देखिए, इंटरमोलिकुलर. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर भी हो रहा होगा किसी के साथ, ये भी, इधर भी, इधर भी. इसी की वजह से पार्शियल सोल्यूबल है. अब ये जो है ना, ये वाटर में मिक्स नहीं होता है. अगर होता तो ज़्यादा सोल्यूबल होता. ये नहीं मिक्स होने की वजह से पार्शियली है. पार्शियली का मतलब होता है कि कुछ होता है, मतलब हाँ, जैसे लिखते हैं कोलाइडल सोल्यूशन, कुछ डिजॉल्व होता है, कुछ अनडिजॉल्व होता है, इस टाइप का. लिख लिया? आगे लिखिए. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल. ऐसे क्यों नीचे लिखो, नीचे लिखो. फिनॉल इज आल्सो सॉल्युबल. फिनॉल इज आल्सो सॉल्युबल in organic solvent. Phenol is also soluble in organic solvent due to like, dissolve like, as well as van der Waals force of attraction. Like, dissolve like, as well as van der Waals force of attraction. देखिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल. देखिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इज ग्रेटर देन, melting and boiling point of phenol is greater than corresponding hydrocarbon with comparable molar mass. With comparable molar mass. हाँ, मैं कंपेरेबल का मतलब कि थोड़ा बहुत ज़्यादा कम ऐसा चलता है. लिखना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. इसमें पहले लिखना है फर्स्ट, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल. एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल. लिखिए, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर. फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट लॉस H पॉजिटिव आफ्टर dissolve in water. Phenol is acidic in nature because it loss H positive after dissolve in water, as well as
as well as the resonating structure of phenoxide ion, as well as the resonating structure of phenoxide ion is greater than because the resonating structure of phenoxide ion, ऐसे लिखेंगे phenoxide, ion is greater than phenol. करेगा लिखो resonating structure of phenoxide ion is more stable, लिखना is more stable than phenol. अभी बता रहा हूं सब. कोई पूछे कि फिनॉल एसिडिक क्यों होता है, क्वेश्चन आता है, तो आप कहोगे कि H+ लूज करने के, सुनो, फिनॉल में से H+ लूज करने के बाद जो बनता है उसको फिनॉक्साइड आयन कहते हैं. तो फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस शो करता है विथ कंपेयर टू फिनॉल. ठीक है, ओ नेगेटिव. तो लिखिए, अगला टॉपिक है, इसी का पार्ट है, रेजोनेंस ऑफ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन. रेजोनेंस ऑफ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन. सबसे पहले रेजोनेंस ऑफ फिनॉल. OH, ये लोन पेयर आपको पता है, हाथ काला होता जा रहा, पता नहीं क्या हो गया, इसे लीक कर रहा है. ये लोन पेयर से यहां बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड टूट के नेगेटिव हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. हाँ जी, तो यहां देखिए ऐसे. अब यहां एक लोन पेयर गायब हो गया ना, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, और यहां क्या आएगा, नेगेटिव. अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड बनाएगा और ये टूट जाएगा. ऐसे. फिर नेक्स्ट में क्या होगा, ये बॉन्ड बनाएगा और ये टूट जाएगा. और फाइनली क्या होगा, ये बॉन्ड बनाएगा और ये टूट जाएगा. आपने एक चीज नोटिस किया, फिनॉल रेजोनेंस जब शो कर रहा है ना, तो इसके अंदर प्लस चार्ज कहाँ आ रहा है, ऑक्सीजन पे. देख लो, बनाओ मत, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा है. ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आने का मतलब कि ये स्टेबल नहीं है, कम स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. तो ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो स्टेबल है, पॉजिटिव है तो कम स्टेबल है. मान लो आप किसी से पैसे लेते हो, तो जितना लोगे आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कोई आपसे लूट ले तो आप चाहोगे ना कहीं से रिकवर करेंगे. तो इसलिए अगर ये H+ निकल जाए, ये H निकल जाए प्लस के फॉर्म में, तो न्यूट्रल हो जाएगा नहीं, तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि तब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा या न्यूट्रल, प्लस चार्ज नहीं आएगा. तो इसलिए यहाँ देखो ध्यान से, H+ लूज करने के बाद क्या बनेगा, यहाँ देखिए, O नेगेटिव. अब ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये यहाँ आ जाएगा.
नेक्स्ट में ये बॉन्ड बनाएगा और टूट जाएगा। ऐसे। तो इसका रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जब रेजोनेंस कर रहा है तो ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं आ रहा, इसमें प्लस चार्ज आ रहा है। तो ये चाहेगा ना कि प्लस चार्ज को रिकवर करने के लिए एच को हम भगा दें और उसका इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जाए, इसलिए इसमें से एच प्लस निकल जाता है। जो है ना, समझ में आया? ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, आपको बताना है, ध्यान देना है। ये क्या है, मैंने यहां लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाँ, अब एक बात समझना, ध्यान से सुनो, एक बात देखना है। ये जो आप फिनॉल देख रहे हैं, इसमें ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। फिर बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन रिकवर करना चाहेगा तो ऑक्सीजन से लेगा। अब ऑक्सीजन के पास कम हो गई, फिर वो किससे लेगा? तो उससे लेगा, उसको भगा देगा। तो जितनी जल्दी H प्लस को भगाएगा, जितने जल्दी से H प्लस को रिलीज करेगा, निकल जाएगा उसमें से, उतना ज़्यादा एसिडिक है। और ज़्यादा हो जाएगा। एक बताओ, एक बुढ़िया है, हाँ, एक बुढ़िया ओल्ड, हाँ, दादी, ठीक है, उसके 3 बेटे हैं, एक पति है, एक बुढ़िया है और एक उसका मकान है, और घर में कुछ नहीं है। अब मान लो पति तो नशेड़ी था पहले से, पैसे बुढ़िया से लेता था, और तीनों बच्चे भी ऐसे निकल गए, ठीक है। हेलो, तो आप बताओ, अच्छा वैसे ही एक और बुढ़िया है जिसके 2 बच्चा है, नहीं, और वो भी ऐसे ही है, और पति भी ऐसे ही है, और उसका भी यही कंडीशन है, और एक तीसरी बुढ़िया है, उसका एक बेटा है, वो भी ऐसा ही है, उसका पति भी ऐसा ही है। तो इन तीनों में किसका मकान पहले बिकेगा? समझ गए? तो ज़्यादा एसिडिक है वो। यहाँ भी ऐसे ही है, जितना ज़्यादा विड्रॉइंग उतना ज़्यादा एसिडिक। अभी देंगे। ये देखो, ये ज़्यादा एसिडिक है इससे, है कि नहीं है? बताओ, आस्था समझ में आया? दोबारा बताऊं, ऐसे। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब मान लो कि एक बुढ़िया है जिसका बच्चा कमा के दे रहा है उसे, क्या दे रहा है? हाँ, तो यहाँ लगा दिया हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कमासुत बच्चा है, कमा के देने वाला है, ठीक है, या कमा के देने वाली लड़की है, मेहनती है, तुम्हारे जैसे बच्चा है, तब तो उसको तो और खुशी हो जाएगी, वहाँ से जल्दी अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तब इससे ज़्यादा क्या है? फिनॉल। सही है गलत? समझ गए ना बात? लिखिए जल्दी, नहीं है समझ में? नॉलेज समझ में आ गया? जल्दी लिखिए। इसलिए यह बताओ ये क्या है?
OH, NO2, NO2, NO2। ये तो कॉमन नेम है। आईपिक नेम क्या है इसका? 1 2 3 4 5 6। TNP बताया था ना? हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आपको बताना है कि मैं कैसे अरेंज करूं इसे। अरे, इधर बैठ जाओ, यहाँ। हाँ जी, हाँ सर, अभी मैं खुद बताऊंगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? पूछूंगा मैं आपसे, लिखूंगा मैं। बेटा क्वेश्चन नहीं है, ये बता रहा हूँ, इसी जब पेपर में आएगा तो इसी में से आएगा। अरे जो लिख दिया इसको याद करो, बहुत है। सबसे ज़्यादा नॉलेज, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? जिससे पूछूंगा बताएगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। है कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? वो है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। सबसे कम एसिडिक कौन है? बोलो जी, ये वाला। यानी ऑर्डर ये है, कंटिन्यूटी में है ये पूरा लगातार है। इसी में से 4 उठा के दे देंगे तुम्हें। जैसे इसमें से 4 उठा दिया, बोला कि बताओ 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 कहीं आगे पीछे करके, अब बोलेंगे कौन करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए बात?